वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज की शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन एफर्ट। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही है, और जो भी मैथ्स या फिजिक्स के स्कॉलर होंगे उन्हें साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट। और आपको समझ आ रहा होगा कि यानी जितनी आप एफर्ट बढ़ाते जाएंगे सक्सेस का लेवल भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, जब आप बात करते हैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति से तो वो कहता है जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। तो बट ओबियसली जितनी आप कोशिश करेंगे, जितनी आपकी एफर्ट्स आप डालेंगे, तो बट ओबियसली उसी तरह के सुधार, उसी तरह की सक्सेस आपको मिलेगी। आप इसको किसी भी फील्ड में देख सकते हैं। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो देखते होंगे जितना वो पुशअप्स करेंगे, जितना वो कोशिश करेंगे, वेट उठाएंगे, जितने रैप निकालेंगे, तो उतने हिसाब से उनके जो कट्स हैं वो पढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूं आपको इस थीम के साथ कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट्स। अपनी एफर्ट्स को बढ़ाइए, आपका सक्सेस का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए इसी थीम के साथ बढ़ते हैं आगे। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। इंडिया टुडे ने इसे कवर किया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2021। इसका थीम क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कुछ आप जानेंगे। द थीम ऑफ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2021 इज, क्या है वो है टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। यानी अगर हम एक साथ रहें तो हम अपने जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हील कर पाएंगे, उनको ठीक कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे कैसे सरवाइव करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे शाइन, यानी चमक उठेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 20 बाय द यूनाइटेड नेशंस। अगर कोई पूछ ले आपसे कि किसके द्वारा मनाया जाता है तो आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। टू ऑनर, किसको ऑनर करता है? रिफ्यूजीज, रिफ्यूजियों को ऑनर करता है। क्यों? अराउंड द ग्लोब इट सेलिब्रेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली। देखिए रिफ्यूजी कोई जानबूझकर नहीं बनता है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में खुश रहते हैं। आप इसे अपने आप से मैच कर सकते हैं। क्या आपका मन करता है अपना घर छोड़ करके आप कहीं जाएं? बिल्कुल नहीं करेगा। तो किसी भी रिफ्यूजी का मन नहीं करता, लेकिन जब उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा दिया जाता है, किसी भी रीजन से, मान लीजिए कि कोई संघर्ष हुआ है, गृह युद्ध हुआ है, या सपोज कीजिए कि कहीं पर आपका भूकंप आ गया है, कोई भी त्रासदी हुई है किसी तरह की, तभी वो व्यक्ति अपना घर छोड़ता है। तो ऐसे में एक तो उनके करेज को, आपको साहस को उनको सलाम करना चाहिए, और उन्हें और साहस देना चाहिए कि वो जहां पर हैं वहां पर उनके लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर हो सके तो सहयोग करना चाहिए। तो इसी के लिए कहा गया है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज एन ओकेजन टू बिल्ड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर प्लाइट एंड टू रिकॉग्नाइज देयर रेजिलियंस इन रीबिल्डिंग देयर लाइफ्स। बट ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है दोबारा से घर को बनाना। उनसे पूछिए जिनके घर बिगड़े हैं और दोबारा से उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, कितना बड़ा संघर्ष होता है। किसी रिफ्यूजी से जानिए उसका दर्द क्या होता है। रिफ्यूजीज आर द पीपल फोर्स्ड टू फ्ली देयर कंट्री। मैं बता चुका हूं, वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वार हो सकती है, परसिक्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीम मैं बता चुका हूं, द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मैंने बताया, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। ठीक है, तो ये बातें हुई इसके बारे में। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जो कनाडा है, कनाडा का उच्चतम न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट है भारत का, उसी तरह से वहां का जो उच्चतम न्यायालय है उसमें भारतीय मूल के जो पहले ऐश्वेत बने हैं न्यायमूर्ति, वो कौन है? तो वो है भरतवंशी, यानी जिनका वंश जो है वो भारत से बिलोंग करता है, वो हैं जस्टिस महमूद जमाल। कौन है? जस्टिस महमूद जमाल। इंडियन ऑरिजिन जस्टिस महमूद नेम्ड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा। ट्रूडो आपको पता होगा, जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो हेड हैं वहां कनाडा में। अनाउंस द जमाल्स नॉमिनेशन ऑन थर्सडे टू रिप्लेस द रिटायरिंग रोजाली सिल्बरमैन अबेला। ये वो हैं जो पहले सीट मतलब चेयरपर्सन थी वहां पर। तो जो मिस अबेला हैं, द फर्स्ट रिफ्यूजी एंड फर्स्ट ज्यूइश वुमेन टू सिट ऑन द टॉप कोर्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये मिस्टर महमूद जमाल हैं जिन्होंने ये सीट अचीव की है। द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस महमूद जमाल हु हैज़ बीन अ जज ऑन ऑन्टेरियोज कोर्ट
ऑफ अपील सिंस 2019 हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द कैनेडा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है। अब अगली खबर आती है 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। किसको किया गया है? एंटोनियो गुटेरेस को किया गया है। और एंटोनियो गुटेरेस के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है कौन है, ये आपके पुर्तगाल के एक राजनयिक हैं और काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने पहले तो पुर्तगाल में कार्यकाल संभाला और पुर्तगाल के बाद उसके बाद ये चुने गए कहाँ के लिए? यूएन के महासचिव के रूप में। और अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए, अब दूसरा कार्यकाल भी इन्हें मिल रहा है। कब से? 1 जनवरी 2022 से जब से शुरू हो रहा है तब से ये नए कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, उन्हें जो आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इन्हें दोबारा से चुना गया है। तो एंटोनियो गुटेरेस के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखें इनके बारे में कि एंटोनियो गुटेरेस कौन है और क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। खैर बहरहाल, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्मार्टफोन वन प्लस आपने सुना होगा, तो वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये हमारे बॉलर हैं, एक ज़बरदस्त बॉलर है जिनका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। उन्हें स्मार्टफोन वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। यूएनजीसी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कहते हैं, उसने भी एसडीजी पायनियर के रूप में किसे मान्यता दी है? तो मैं आपको बता दूं ये कौन है, सुमन सिन्हा है। और सुमन सिन्हा के बारे में अगर आपको पता हो तो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। आप समझ ही रहे हैं, एसडीजी यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो उसको लेकर जो पैरामीटर्स हैं, तो उसके बेसिस पर एक पैरामीटर पर इनको भी वो क्या कहते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, आम चुनाव 2019 एटलस को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं ये संस्था कौन सी है। ये संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने इसको आपका जो आपका आम चुनाव 2019 एटलस है उसे जारी किया है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो चुनाव आयोग है ये क्या है? ये एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और भारत के अंदर ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से ये अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव कराने का कार्य, चुनाव को सही तरह से संपन्न कराने का कार्य करता है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1950 में हुई थी। ठीक है, तो 25 जनवरी सन 1950 में हमने क्या किया? इसकी स्थापना की। और इसी दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो चुनाव आयोग है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, तो इसमें जो पहले आपके आयुक्त थे तो वो कौन थे? आपको याद होगा, पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। तो पहले होता क्या था, मतलब एक ही व्यक्ति जो था वो, मतलब वन मैन आर्मी वाला मामला था कि सिर्फ वो अकेले ही दम पर पूरा का पूरा चुनाव हैंडल करते थे। ठीक है, हेड वही थे। उसके बाद क्या हुआ, दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि भाई यहां पर कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता है, मतलब एक मुख्य आयुक्त और 2 आपके सहायक। तो ऐसे में क्या हुआ गया, इस व्यवस्था को फिर फॉलो किया गया और इस व्यवस्था को फॉलो करते हुए आज की डेट में कितने आपके आयुक्त होते हैं? एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आपके आयुक्त होते हैं। तो जो नंबर 1 पोजीशन पर हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, वो कौन है? देखिए, आपको याद होगा अभी मिस्टर सुनील अरोड़ा जो हैं वो रिटायर हुए हैं और उनके प्लेस पर सुशील चंद्र जी जो हैं वो आपके क्या हो गए हैं? वो हेड हो गए, यानी वो हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके अलावा 2 और आपके कमिश्नर हैं, एक राजीव कुमार जी हैं और अभी हाल ही में अनूप चंद्र पांडे जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर ये स्थिति है आपकी चुनाव आयोग की। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। 18 जून सन 2021 को झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया?
तो मैं आपको बता दूं ये एक हिस्टोरिक इवेंट था। तो इस हिस्टोरिक इवेंट के चलते जो झंडे का क्या कहते हैं, झंडे को फहराया जा रहा था उस वक्त, तो उसी का एक तरह से ये उसको सेलिब्रेशन है उसका। तो झंडा सत्याग्रह जो है ये जबलपुर में इसको मनाया गया। और झंडा सत्याग्रह ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय का एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है, जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह जगह झंडे फहरा रहे थे। और यह आंदोलन सन 1923 में इसका जो मुख्य केंद्र था वो कौन था, जबलपुर था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है टुमारोलैंड 2021। ये एक इवेंट था, एक आयोजन था जिसको अभी हाल ही में किसी देश के द्वारा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट के आने की बात की जा रही है, तो उसके चलते इसको रद्द कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये यूरोप का एक कंट्री है बेल्जियम, तो बेल्जियम में इसको रद्द कर दिया गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न पर हम आते हैं। वर्ल्ड सिकल सेल डे, वर्ल्ड सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं ये एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। तो इस डिजीज़ में होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। इस डिजीज़ में ये होता है कि जैसे आप हेल्दी हैं तो आपकी जो सेल होती है वो ओवल शेप होती है। कैसी होती है? ओवल शेप। तो ओवल शेप जो आपका सेल होता है वो इजीली क्या कर सकता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट आसानी से कर लेता है। लेकिन जिन्हें ये बीमारी होती है तो ये वंशानुगत वाली बीमारी है, यानी रक्त संबंधी एक विकार है। तो ये माता पिता से आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल है वो ओवल शेप होने की बजाय वो कैसी होती है, वो एस शेप की होती है। यानी जैसे आपका हंसिया का आकार होता है, हंसिया जैसे तिरछा होता है ना, क्रिसेंट मून की तरह से थोड़ा कटा हुआ, तो उस तरह का शेप होता है सेल का। तो ऐसी सेल जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, अपने इस आकार के कारण वो आपस में एक दूसरे से गुंथ जाती हैं, या ये कहिए कि क्लस्टर डेवलप कर लेती हैं। अब वो क्लस्टर डेवलप होने से क्या होता है, जो आपकी शिराएं हैं, जो आपकी नलियां हैं, उनमें वो बंध जाती हैं। और उनमें बंध जाने के कारण जो रक्त का फ्लो है, मतलब जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होना था वो नहीं हो पाता। और उसके कारण क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसका मुख्य काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑर्गन तक पहुंचाना। अब जब ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो यानी ऑर्गन्स पर इसका गलत इंपैक्ट आएगा। दूसरी बात, जैसे एक नॉर्मल आपका जो आपका एक आरबीसी होता है तो उसका जो सामान्य जीवन काल होता है वो तकरीबन होता है 120 डेज के आसपास का। लेकिन ये जो बीमार सेल हैं, ये जो आपको बोला ना सिकल सेल होती हैं, तो ये बीमार सेल जो होती हैं इनका जो टाइम पीरियड है वो 19-20 दिन के आसपास का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं ये एक भयंकर बीमारी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान पर ध्यान रखना, और समय समय पर शायद ट्रांसफ्यूज़न की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है। इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए समाज के अंदर कि ये एक बीमारी है, ये आपका वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को, ठीक है। तो ये है आपका वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो ये मैंने सब बता ही दिया, पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें आपका क्या कहते हैं उसको, कुछ और भी है क्या? नहीं, चलिए ठीक है, इतना हो गया। अगला आता है इसके बाद, दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका जो सबसे ताकतवर चुंबक है इसका निर्माण किया जा रहा है, इसे नाम दिया गया सेंट्रल सोलेनॉइड। क्या नाम दिया गया है? सेंट्रल सोलेनॉइड। आई थिंक ये यूएस में आपका शुरू हुआ था और इसको फ्रांस में ट्रांसफ़र किया गया है। तो अभी देख लेते हैं सेंट्रल सोलेनॉइड है क्या। एक विशालकाय मशीन है ये, जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का ही पार्ट है। और इस मशीन का जो डिज़ाइन है वो जनरल ऑटोमिक्स के द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये एक शक्तिशाली चुंबक है और जिसके माध्यम से क्या डेवलप की जाएगी, एनर्जी डेवलप की जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए
भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में हमारा जो पड़ोसी देश है भूटान, उसके साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने ये हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में होगा क्या? इस समझौते के माध्यम से जो अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट को का प्रबंधन किया जाएगा, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, जो आपका एयर पोल्यूशन है उसकी रोकथाम, तो इन सब मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में सहयोग, कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ है। अब बात आती है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक ग्लोब इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है L&T इन्फोटेक को। इंफॉर्मेटिव है, जस्ट मैंने आपको दे दिया ये। अगला प्रश्न आता है, किस मंत्रालय के द्वारा 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये देखा गया हाल ही में कि खेलों के अंदर जो दिव्यांगजन हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और उसमें वो पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। तो पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए दिव्यांगजनों का, जिससे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। देखिए, समाज में किसी भी व्यक्ति को ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं समाज से अलग हूँ, तो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास होते ही हैं। तो समुचित विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मंत्री हमारे कौन है? केंद्रीय मंत्री वो थावरचंद गहलोत जी हैं। और इसके बाद अगला आता है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में चुनी जाने वाली जो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है अभी, तो वो कौन है? वो है लॉरेल हबर्ड। कौन है? लॉरेल हबर्ड। अब कोई पूछे कि कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं और अगस्त 2021 में होने वाली महिला सुपर हैवीवेट प्रतिस्पर्धा में ये भाग लेंगी। अगला प्रश्न आता है, द न्यूटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। ये पुस्तक किसने लिखी या ये बुक किसने लिखी? तो इसे लिखने वाले अमिताभ घोष हैं, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्हें सन 2018 में अंग्रेजी राइटिंग्स के लिए 54th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। किस राज्य सरकार के द्वारा, किस भारतीय राज्य ने या राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना जिसका नाम नाडू नेदू है, इसे अपनाने का फैसला किया है? तो आपको पता ही होगा कि वो क्लासेस को मतलब अच्छी एजुकेशन देने के पर्पज़ से ये डेवलप किया गया था। और आपको पता है तेलंगाना जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ, या ये कहिए कि ये निकला ही आपका आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर है, तो वो उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। पॉलिसी अच्छी है, नो डाउट, तो तेलंगाना उसको फॉलो कर रहा है। अगला प्रश्न आता है, जो SCO है यानी शंघाई सहयोग संगठन, उसकी बैठक में भारत का अभी प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हैं? तो ये हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोभाल, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न आता है जो आज से रिलेटेड है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और द हिंदू ने इसे कवर किया, योगा रिमेन्स अ रे ऑफ होप एज वर्ल्ड फाइट्स कोविड-19। और आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं योग से हम जो डिप्रेशन अवसाद की स्थिति में थे, परेशान थे, तो उसमें काफ़ी लाभ मिला। मैं अपना ही बताता हूँ कि काफ़ी जब स्ट्रेस होने लगता है तो एक एक्सरसाइज होती है इसमें योगा की, जिसे कपालभाति नहीं, आई थिंक भ्रामरी कहते हैं, जिससे कि बहुत रिलैक्स मिलता है। यकीन मानिए आप लोग करके देखिए, बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा और वास्तव में योगा काम करता है। एज वर्ल्ड फाइट्स कोविड-19 सेज PM मोदी ऑन इंटरनेशनल योगा डे। तो आप देख सकते हैं थीम क्या है, योगा फॉर वेलबींग और वेलनेस। देखिए इसमें क्या है, UN और इंडिया दोनों में बस इस वर्ड का डिफरेंस है, वेलबींग एंड वेलनेस, तो मैंने दोनों को ही कंपाइल करके लिख दिया है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में CII ने जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें भारत की GDP विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5% या 9.5% या 9.5, जिसको जैसे समझ में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, लैंड फॉर लाइफ जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है वो किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जा रहा है प्रोफेसर श्याम सुंदर को। डेजर्टिफिकेशन के ऊपर इनके वर्क के लिए इसको ये पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने नियर डियर के साथ शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे
ऐसा करके आप मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।